हाँ जी। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवांस सीएसएस, जिससे हम अपनी वेबसाइट को और प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। और जो हमारी लास्ट वीडियोस थी उनके अंदर एक प्रॉब्लम थी साउंड की, उसको भी हमने इम्प्रूव कर लिया है। और इस वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 20 कमेंट और 10 लाइक। ये उम्मीद है ये टारगेट आप जल्दी पूरा करवा देंगे। और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप इसको दो पार्ट में भी देख सकते हैं। आप वीडियो एक बार देखें, आप हाफ बाद में भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक फोल्डर बना लेते हैं CSS एडवांस नेम से। उसके अंदर मैं दो फाइलें बना लेता हूँ मेरी, index.html और style.css। मैं यहाँ पे एक्सटर्नल CSS यूज़ करने वाला हूँ। आप इनलाइन और इंटरनल भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये दो हमारी फाइलें हो गई हैं। index.html के अंदर मैं अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो ये मेटा टैग लिखा हुआ है, चार सेट UTF-8, ये यहाँ पे किस लिए है? ये क्या करता है, यहाँ पे जो हमारी फाइल होती है उसको रीड करने के लिए एनकोडर होता है। जैसे यहाँ पे हमारे VS कोड में भी लिखा हुआ है UTF-8 रीओपन विद एनकोडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मेटा व्यू पोर्ट कंटेंट विड्थ डिवाइस विड्थ और इनिशियल स्केल 1.0। तो विड्थ का मतलब है कि जो इसकी स्क्रीन का साइज होगा वो विड्थ डिवाइस जो हमारा है, फ़ोन है या फिर हमारा टैबलेट है या हम डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, उसके साइज़ की विड्थ होनी चाहिए। और इनिशियल स्केल है जो फर्स्ट टाइम लोड होगा, उस पर जूम इन होना चाहिए या नहीं, तो हमारा 1.0 बाई डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं लिंक टैग पे। यह हम लिंक टैग को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमारा रिलेशन रखेंगे स्टाइल शीट। ठीक है, उसके बाद हमारी आएगी href और इसके अंदर हमारा style.css। ये हो गया हमारा लिंक टैग। उसके बाद सेम तरीके से हमारे पास होता है लिंक टैग के अंदर रिलेशन होता है हमारा आइकन। ठीक है, और इसके अंदर भी हमें href देना होता है। जो हमारा आइकन होगा फेविकॉन आइकन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसका टाइप देना होता है। तो इसको हम गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं। HTML फेविकॉन आइकन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास टाइप क्या होगा, इमेज एक्स आइकन। ठीक है, ये क्यों होगा एक्स आइकन? क्योंकि हमारी यहाँ पे PNG नहीं है, हम ICO यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। अब हमारी फाइल को हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइल हो गई। तो यहाँ पे जो हमारा ये जो टैब ओपन हुई है, इसके अंदर यहाँ पे कोई आइकन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और जो ये हमारा इरेजर वाली थी, इसके अंदर हमें ये आइकन दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? हमारे वाले में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हमने ये फाइल नहीं डाल रखी। तो मैंने इसको, मेरे पास ये इमेज थी, मैंने इसको मूव कर लिया है। मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ, ये मैंने इमेज ले रखी है। ठीक है, अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आइकन अब भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्राउज़र रीड नहीं कर पाता है। ऑलरेडी अगर वो ओपन है वेबसाइट तो वो रीड नहीं करता। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, क्वेश्चन मार्क v=1 ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ऐसे लिखने से क्या होगा, v का मतलब होता है वर्जन, तो हम इसको वर्जन दे देंगे। तो अब हमारी यहाँ पे इमेज आ गई है। ठीक है, इसका हम टाइटल भी चेंज कर देते हैं एडवांस CSS।
ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे मेन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो हम करेंगे डिस्प्ले, पोजीशन, जेड इंडेक्स, बहुत सारे हमारे पास ये टॉपिक हैं, ये सारे आज इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूँ दो, एक बॉक्स बना लेता हूँ, बॉक्स के अंदर एक बॉक्स बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक डिव हो गई हमारी। आप हैच यूज़ करके और ऐसे लिख भी सकते हो, इनर बॉक्स ऐसे लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो अपने आप डिव विद आईडी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूं मैं, जो बाहर वाला बॉक्स है इसको सीएसएस देता हूं अब, ठीक है, हैच बॉक्स। और इसको मैंने दे देता हूं मैं विड्थ 200 px, 400 px दे देते हैं हम। हाइट भी हमने 400 px दे दी है। उसके बाद हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर को, वो हम एक्वा देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये आपको दिखाई दे रहा होगा बॉक्स, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है वाइट वाइट, ये क्यों, ये हमने दिया ही नहीं। तो क्या करता है ब्राउज़र अपने आप कुछ स्पेस लगा देता है, तो इसलिए हम उसके अंदर सीएसएस के अंदर भी एक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं कि ब्राउज़र अपने आप कुछ भी ना लगाए। तो उसके लिए हमारे पास होता है मार्जिन को हम 0 कर देते हैं और पैडिंग को भी हम 0 कर देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर बॉक्स जो हमारा होता है बॉक्स साइजिंग, ये हम बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, ठीक है। अब बिल्कुल हमारा इसके बिना भी, बॉक्स साइजिंग के बिना भी हमारा ये सही आ जाता, ठीक है। ये तो हमने इसलिए यूज़ किया कि हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो इसके अंदर ही आए। उसके बाद मैं आता हूँ जो नेक्स्ट हमारा बॉक्स है इनर बॉक्स, ये हो गया हमारा इनर बॉक्स का स्टाइल, ठीक है। इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ विड्थ 200 px और हाइट भी 200 px, ठीक है। और इसका कलर हम कर लेते हैं ठीक है। ये हमारा बॉक्स हो गया, कलर हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं हम। ये हमारा इनसाइड वाला बॉक्स हो गया। अगर मैं बॉक्स 1 में पैडिंग देता हूँ टॉप से, ठीक है, कितनी 10 px भी दे देता हूँ, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं परसेंटेज में भी दे सकता हूँ कि 50%, तो क्या होगा, परसेंटेज में देंगे तो हमारा जो पेरेंट होता है मेन बॉक्स से ऊपर क्या है जो हमारी स्क्रीन, तो उसका 50% हो जाएगा ये। तो हमें यहाँ पे px में ही देंगे, 50 px कर दिए मैंने, ठीक है। ऐसे ही हम दे सकते हैं इसको लेफ़्ट से भी, राइट से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम राइट से देंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे पैडिंग दी तो ये लेफ़्ट से दी तो इस साइड खिसक गया, अगर हम राइट से देंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जहाँ है वहाँ का वहाँ ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अगर हमें चारों साइड इकट्ठी देनी हो तो हम यूज़ करते हैं पैडिंग, डायरेक्ट 50 px भी दे सकते हैं हमें ये दोनों ना लिखने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं मार्जिन। मार्जिन क्या करती है, इस बॉक्स के जो ये हमारा एक्वा कलर है इस बॉक्स के बाहर और पैडिंग इसके अंदर काम करती है। तो मार्जिन को हम देते हैं टॉप से, टॉप से दिए मैंने 50 px, तो अब ये टॉप से नीचे की तरफ आ गया। ऐसे ही मैं लेफ़्ट से भी दे सकता हूँ मार्जिन लेफ़्ट, ठीक है, इसको भी मैं 50 px दे देता हूँ। अब ये इस साइड से भी लेफ़्ट में आ गया, ठीक है। ये होती है हमारी मार्जिन, हम चारों साइड से भी दे सकते हैं मार्जिन 50 px डायरेक्ट, ठीक है।
ये तो हो गई हमारी मार्जिन। नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, एक हम यहाँ पे बना लेते हैं h1 टैग। ठीक है, और इसके अंदर हम CSS ऐसे लिख लेते हैं, और इसको हम देते हैं डायरेक्ट हम h1 लिखेंगे क्योंकि हम टैग को CSS दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं देता हूँ हाइट 50 px। ठीक है, और यहाँ पे मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब ये पूरे में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक यूज़ करेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले ब्लॉक होता है, ये पूरी जगह में कलर आ गए ना, तो ये डिस्प्ले ब्लॉक है। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन लिखेंगे तो क्या होगा, तो हमारा जो CSS का जो ये वर्ड है, इसके जितना भी हमारा कंटेंट होगा उतना ही हमारा बैकग्राउंड आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास इनलाइन ब्लॉक, इसको भी देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो विड्थ होती है वो तो इनलाइन की तरह बिहेव करेगी, जो हाइट अगर हम देंगे तो वो उतनी आएगी। पहले क्या हो रहा था, जितना हमने अब CSS सेलेक्ट कर रखा है इतनी ही हाइट आ रही थी ओनली इनलाइन में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और होता है नन। उसके अंदर क्या होता है कि ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, अब आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। तो नन का मतलब होता है वो हमारे पास कोड एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे CSS वर्ड भी है लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, वो पूरा डिज़ाइन के अंदर गायब ही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्ले। उसके बाद हम आते हैं पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के लिए मैं क्या करता हूँ, दो बॉक्स बना लेता हूँ। हैच बॉक्स, ये हो गए मेरे बॉक्स दो, बॉक्स 1। ठीक है, उससे पहले हम एक एग्जांपल देके समझते हैं कि मान लो मेरी ये स्क्रीन है इतनी, ऐसे ये मेरी स्क्रीन है और इसके अंदर मैंने दो बॉक्स बनाए हैं, वैसे दिखाई दे रहे हैं हमें। अगर मैं उनको CSS दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं इनको अभी CSS दे देता हूँ। ये हो गया हमारा बॉक्स, इसको मैंने CSS दे देता हूँ अभी। इसकी विड्थ का देता हूँ मैं 400 px, और हाइट भी 400 ही कर देते हैं। ठीक है, सेम तरीके से मैं बॉक्स 1 को दे देता हूँ। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कलर अलग यूज़ कर लेते हैं, ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं हम, ब्लू वॉयलेट यूज़ कर लिया। ठीक है, ये दो बॉक्स आ गए मेरे पास सेम इसी तरीके से। अगर मैं इसको पोजीशन दूं एब्सोल्यूट, तो ये क्या होगा, ये हवा में उड़ने लग जाएगा। हम इसको ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कहीं पे भी। अगर ये हवा में उड़ने लगा तो ये क्या नीचे ही रहेगा, नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा खिसक के। ठीक है, और इसको हम इसके ऊपर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी देखते हैं हम। इसको मैं देता हूँ पोजीशन, जो पहला वाला हमारा बॉक्स है पोजीशन देता हूँ मैं इसको। ठीक है, एब्सोल्यूट दे दिए मैंने। अब क्या हुआ, जो हमारा जो दूसरा बॉक्स था वो इसके नीचे चला गया। ठीक है, उसको भी देखते हैं। तो मैंने कहा था कि ये हवा में उड़ने लगा, तो हम इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास दो प्रॉपर्टी होती हैं, लेफ़्ट, तो मैं इसको देता हूँ 50 px लेफ़्ट से, और टॉप से भी। ठीक है, टॉप से भी 50 px। फिर हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो अभी आपने देखा कि हवा में उड़ने लगा और जो हमारा ब्लू वॉयलेट था वो पीछे चला गया, वो वाला बॉक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं। ये अब हवा में उड़ने लगा, टॉप लेफ्ट राइट तो हम कर ही सकते हैं इसको। इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि 50% तुम टॉप से नीचे चले जाओ, और जो एब्सोल्यूट है अभी बिहेव कर रहा है ये पूरी स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, 50% तुम यहाँ पे चले जाओ,
लेफ्ट में। ठीक है, तो ये सेंटर में तो नहीं आया, तो उसको भी देखते हैं हम क्यों नहीं आया। तो उसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अभी हमारा बॉक्स क्या हुआ कि बॉक्स के जो टॉप और लेफ्ट के कॉर्नर थे उसके अकॉर्डिंग वो इस हिस्से में आ गया, लेकिन वो आना चाहिए था यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, तो अगर हम एब्सोल्यूट देते हैं और लेफ्ट राइट देते हैं तो वो बिहेव करता है, जो अगर टॉप से देते हैं तो टॉप कॉर्नर से बिहेव करेगा। ठीक है, सी एस एस। उसके बाद हम इसको देते हैं, अगर इसको सेंटर में लाना है तो हम इसको यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म। अगर हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, इसके अंदर हमारे पास होता है, एक होता है ट्रांसलेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो मैं क्या ट्रांसलेट -50% कर सकता हूँ। तो ट्रांसलेट बिहेव कैसे करता है, जो इस बॉक्स की विड्थ है उसका 50% माइनस। तो इस बॉक्स को मैं 50% एक्स एक्सिस पे माइनस करूँगा तो ये यहाँ पे आ गया। तब मुझे क्या करना होगा, वाई एक्सिस पे भी माइनस करना होगा। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसलेट वाई एक्सिस कितना, -50%। ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे हम 50% देंगे माइनस, तो ये अब ये सेंटर में आ जाएगा। तो अब आप देखो इसको, ये सेंटर में आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेम हम किसको भी दे सकते हैं, दूसरे वाले को भी दे सकते हैं। तो इसको भी हमने दे दी सी एस एस। अब क्या हुआ, अब तो ये इसके ऊपर ब्लू वॉलेट इसके ऊपर आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ, इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करता हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जेड इंडेक्स, उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, मैं अगर एक्वा वाले को जेड इंडेक्स देता हूँ कितना, 1 भी दे सकता हूँ, 2 भी, 1000 भी, जितना चाहिए। जिसका जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा वो सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो मैंने इसका 1 किया तो ये ऊपर दिखाई देने लगा। क्या हम बॉक्स 1 को भी दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। जेड इंडेक्स अगर मैं बॉक्स 1 को दूंगा, अगर मान लो मैंने इसको 2 दे दिया, तो अब ये वॉयलेट वाला ऊपर दिखाई देने लगा। ठीक है, तो ये होता है जेड इंडेक्स। फिर हम देखते हैं ओपेसिटी, वो क्या बिहेव करती है। ये 0 से 1 के बीच में ही हम इसको यूज कर सकते हैं, 0 और मैक्सिमम 1 होती है। ठीक है, 0 अगर हम 5 यूज़ करेंगे वॉयलेट के अंदर, तो ये क्या हो गया, ब्लर हो गया। ठीक है, इसका कलर फेड हो गया है। अगर हम इसको 0.2 करेंगे तो ये हमें ऐसा दिखाई देने लगा। आपने कुछ एक जगह देखे होंगे ट्रांसपेरेंट टाइप के जो होते हैं फॉर्म वगैरह, जो डिज़ाइन, उनके अंदर ऐसी ओपेसिटी को कम कर दिया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होती है। ठीक है, अब हमारी हो गई क्या, जेड इंडेक्स, ओपेसिटी और पोजीशन। पोजीशन और भी होती हैं, एब्सोल्यूट ओनली नहीं, और भी बहुत सारी हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम फ्लैक्स बॉक्स को देखते हैं। ठीक है, उससे भी पहले हम फ्लोट को पढ़ लेते हैं। फ्लोट में क्या काम होता है, जैसे अगर हमें लेफ़्ट राइट में इसको मूव करना है बॉक्स को, जैसे हमारा बॉक्स 1 है, इसको ट्रांसफॉर्म भी मैंने रिमूव कर दिया है। जेड इंडेक्स से हमें कोई वो नहीं है इश्यू। अगर मैं इसको फ्लोट देता हूँ राइट, ठीक है, तो ये राइट में आ गया हमारा बॉक्स। ऐसे हम इसको लेफ़्ट राइट दे सकते हैं फ्लोट, ये होता है हमारा फ्लोट। उसके बाद क्या, जो हमारा हमने ये सेंटर में लेके आए थे बॉक्स, क्या हमें इसको एब्सोल्यूट से ही सेंटर में लाना चाहिए, नहीं, हम दूसरे मेथड से भी लेके आ सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स से। तो उसको भी हम देखते हैं, तो उससे हम इसको कैसे सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारे दोनों बॉक्स हैं उनको हमें एक कंटेनर के अंदर डालना होगा। उसके बाद हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं इन दोनों बॉक्स का जो ओपेसिटी और ये चीज़ें हमने यूज़ की थी, हमें इनकी रिक्वायर्ड नहीं है अभी। तो उसके लिए मैं इन दोनों को एक कंटेनर के अंदर डाल देता हूँ।
हैज कंटेनर, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे यूज़ कर लिया, बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ये दो हमारे बॉक्स हो गए। अगर मैं इसको स्टाइल देता हूँ कंटेनर को हैज कंटेनर, ठीक है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि तू डिस्प्ले फ्लैक्स हो जा, फ्लैक्स, तो क्या होगा, ये रो में दिखाई देगा। अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करते हैं तो उसकी डायरेक्शन रो हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। पहले हमें एक कॉलम में दिखाई दे रहे थे, तो हम इसकी फ्लैक्स की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास होती है फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है, कॉलम, ठीक है, ये हमारी कॉलम हो गई। अगर हमें कॉलम रिवर्स करना हो तो हमारा क्या होगा, वॉयलेट सबसे ऊपर दिखाई देगा और जो स्काई ब्लू है ये नीचे, एक्वा वाला जो हमारा कलर है। उसके बाद हम ऐसी रो यूज़ कर सकते हैं और रो रिवर्स, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रो ऑलरेडी मिलता है। अगर हम फ्लैक्स यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रो होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाना, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, एक होती है सेंटर, सेंटर को अगर हम यूज़ करेंगे तो ये सेंटर में आ गए। ऐसे ही हमारे पास होती है स्पेस बिटवीन, ठीक है, इससे क्या होगा, दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, दोनों कॉर्नर में चले गए। ऐसे ही हमारे पास होता है स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड में क्या होता है कि दोनों साइड स्पेस आएगा, जो इस साइड इतना स्पेस है और बीच में इन दोनों के क्या होगा कि इन दोनों के जो बाहर स्पेस है उसका टोटल बीच में स्पेस आएगा। ऐसे होता है स्पेस इवनली। इससे क्या होगा, इसके अंदर तीनों जगह इक्वल स्पेस है, सेंटर में भी लेफ्ट राइट में भी इक्वल स्पेस है, ठीक है। ये हमारे पास स्पेस इवनली और ये प्रॉपर्टी है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या, इसको हम सेंटर में कर देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, सेंटर में हमने कर दिया तो कुछ भी तो नहीं हुआ, बिल्कुल भी इसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर था, इसको हम स्टार्ट और एंड भी कर सकते हैं। स्टार्ट से क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट साइड टॉप है वहाँ पे स्टार्ट में आ गया, एंड भी कर सकते हैं तो ये राइट साइड चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टार्ट। हमने इसको कोई हाइट नहीं दी थी तो इसको हम हाइट देते हैं। हाइट कितनी देंगे हम, 100 VH। VH का मतलब क्या होता है, व्यू पोर्ट हाइट, जो हमारी स्क्रीन है इसकी कितनी हाइट है, व्यू पोर्ट हाइट। ऐसे ही हमारे पास होता है VW, व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। तो इसको हमने दिया है, ये हमारा हो गया व्यू पोर्ट की हाइट के अकॉर्डिंग। ये अब हमारा अलाइन आइटम सेंटर में आ गया, लेकिन हमने यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है तो इसको अगर हम सेंटर कर देंगे तो अभी बिल्कुल सेंटर में आ गया। अगर हमें हमारे पास अगर यहाँ पे बॉक्स 1 ही अकेला है तो बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये हमने दो बॉक्स ले रखे थे तो दोनों सेंटर में आ रहे थे, ठीक है। ये हो गए हमारे बॉक्स जो हमने डिस्प्ले को पढ़ा अभी। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास और क्या क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है एक, जैसे अब हमारे पास ये बॉक्स हैं, अभी तो हमारे पास ये दो बॉक्स थे, क्या हमारे पास 3-4 बॉक्स हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं बिल्कुल। तो इन तीनों चारों का अगर हम कलर अलग अलग यूज़ करें या एक ही रहने दें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार बॉक्स 1 को हम बॉर्डर दे देते हैं। इसको बॉर्डर देता हूँ मैं 2px सॉलिड और ब्लैक, ये हमारा बॉर्डर आ गया, ठीक है। लेकिन हमने कितने बॉक्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, 4 बॉक्स, और ये चारों आ गए। एक आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, एक छोटा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही क्यों, हमारी तो जो विड्थ है वो 400px है। तो जो हमने स्टाइल दे रखी है बॉर्डर बॉक्स, ये इससे बाहर नहीं जाने देता और एक लाइन में। लेकिन हमारे तो यहाँ पे कितने ही आने चाहिए थे, 4 ही आने चाहिए थे,
इसको अक्वा के साथ हमारे 4 आने चाहिए थे, या 3, जितने भी स्पेस अवेलेबल हो। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, फ्लैक्स रैप। इसके अंदर हम नो रैप और रैप लिख सकते हैं। रैप अगर हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसके पास जितना स्पेस है कि इस रो के अंदर 4 आ सकते हैं, 4 के बाद वो अगला क्या होगा, नेक्स्ट रो में चला जाएगा। ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। फ्लैक्स अगर रैप हम यूज़ करेंगे तो उसको जितनी जगह चाहिए, जितना स्पेस है, वो उतना उसका कंटेंट आया, बाकी का बचा हुआ अगली लाइन में चला जाता है। ठीक है, ऐसे हम फ्लैक्स 1 और फ्लैक्स 2 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैक्स 1 से क्या होगा, अगर मैं इसको फ्लैक्स 1 देता हूँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, सॉरी हमने मिस्टेक से वो लिख दिया था, फ्लैक्स 1। अब ये ऐसा हो गया कि इसको फ्लैक्स 1 कंटेंट की, फ्लैक्स 1 मतलब कि इसका जो पूरी रो है उसका इक्वल हिस्सा होना चाहिए फ्लैक्स 1, कि इन 500 को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो फ्लैक्स 1 कितना आएगा। ठीक है, वैसे हमारी विड्थ हाइट तो 400 px है, फ्लैक्स 1 से ऐसा बिहेव क्यों हुआ, तो उसको भी हम देखते हैं। अगर हम फ्लैक्स 1 इसको भी दे दें तो फ्लैक्स 1 से क्या होगा, सभी को इक्वल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको फ्लैक्स 2 दे देता हूँ पहले वाले को, तो क्या होगा, तो ये डबल स्पेस यूज़ कर लेगा, ये अकेला डबल यूज़ करेगा फ्लैक्स 2। हम इसको फ्लैक्स 1 और 2 ही दे सकते हैं, क्योंकि मैंने तो ज़्यादातर फ्लैक्स 1 और 2 ही यूज़ किए हैं। उसके बाद हमारे पास ये हो गया फ्लैक्स 1 और फ्लैक्स रैप। ऐसे ही हमारे पास फ्लैक्स ग्रोथ है, उसको आप पढ़ लेना, उसको यूज़ केस अगर आपको कहीं यूज़ हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। फ्लैक्स ग्रो क्या होता है कि जो हमारे पास मान लो ये इस बॉक्स के अंदर का पूरा स्पेस हमें देना है नेक्स्ट कंटेंट को, तो हम फ्लैक्स ग्रो भी यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। उसके बाद हम आते हैं हमारा पोजीशन। पोजीशन जो हमारी बाकी रह गई थी तो उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा बॉक्स 1 है, ये है बॉक्स के अंदर जो हमारा ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर एक और बॉक्स बना लेते हैं हम, इनर बॉक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बॉक्स। ये हमारा इनर बॉक्स है इसके अंदर, लेकिन अब हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स है रैप की जगह हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये हमने हटा दिया और इसकी डायरेक्शन हम कॉलम ही कर देते हैं, क्योंकि हमें ये कॉलम में ही चाहिए। और इसकी विड्थ हम फुल कर देते हैं। जो हमारे पास बॉक्स है इसकी विड्थ को हमें 400 px नहीं, हमें पूरी ही विड्थ चाहिए, तब हमारे पास कोई वो नहीं आया। तो उसके लिए हम इसको 100% कर देते हैं दोनों में, 100%। ठीक है, ये हमने 100% कर दिया है। इसका हम फ्लैक्स 2 रिमूव कर देते हैं और इसका हम फ्लैक्स 1। अब हमारे पास ये दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है वो भी हम देखते हैं अभी। तो ये हमने जस्टिफाई सेंटर और ये लिखा है अलाइन आइटम सेंटर, इनको भी हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा इनर बॉक्स है इसको अगर हम सीएसएस देंगे और इसको हम पोजीशन देते हैं कौन सी, एब्सोल्यूट, तो ये कैसा बिहेव करेगा। इसको हम वेट देते हैं 200 px, ऐसे हम इसको हाइट देते हैं 200 px। सेम इसी तरीके से इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं येलो। ठीक है, ये हमारा बॉक्स हो गया। अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट देता हूँ और इसको टॉप से मैं 0 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टॉप से टच चाहिए,
तो ये हमारा बॉक्स ऊपर चला गया। मान लो हमें चाहिए कि जो ये हमारा ब्लू वॉलेट बॉक्स है इसके अंदर ही ये हवा में उड़े, इससे बाहर ना निकले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा बॉक्स वन होगा इसको भी हमें पोजीशन देनी होगी, और इसकी पोजीशन में हमें क्या लिखना होगा, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव इसको कर देंगे तो अब क्या होगा, इसके अंदर है हम इसको मूव कर सकते हैं। टॉप अगर हमें राइट में ले जाना है तो अब हम इसको राइट में ऐसे लेके जा सकते हैं, इस बॉक्स के अंदर ही हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पोजीशन रिलेटिव। अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, मान लो ये हमारे पास बॉक्स थे दो, इन दोनों की मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। बॉक्स टू जो हमारा पास है उसकी मैं 700px कर देता हूँ, और पहले वाले की भी। फिर हम इसको देखते हैं, अब इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ है क्योंकि हमने हाइट यहाँ पे फिक्स कर रखी थी। तो हम इसकी हाइट हटा देते हैं अभी, और अब हम इसको देखते हैं। अब हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और हम वो बनाते हैं, जो हमारा कंटेनर था इसके अंदर ही बनाएं या अलग से, इसी के अंदर हम बनाते हैं एक नैव टैग ले लें, चाहे हम डिव टैग यूज़ कर सकते हैं। अब हमने नैव टैग यूज़ किया, नैव बार। दो हमारे पास पोजीशन और होती हैं, एक होती है हमारे पास स्टिक की जो पोजीशन होती है, और एक होती है स्टैटिक, और एक होती है फिक्स्ड। तीन पोजीशन और बाकी है हमारे पास। तो तीनों पोजीशन में क्या डिफरेंस होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम किसी को कोई पोजीशन नहीं देते हैं, तो वो होती है स्टैटिक। ठीक है, ऐसे हम इसको देखते हैं। अब अगर हमारे पास ये कंटेनर है, इसके नीचे ही हमारे पास एक नया बॉक्स है, आप चाहे लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं उसकी CSS को। मैं नैव को डायरेक्ट CSS दे रहा हूँ। ठीक है, अब हम नैव को CSS देंगे, इसके अंदर मैं लिखता हूँ क्या, इसकी विड्थ 100% और इसकी हाइट का देता हूँ मैं 50px, या हम 80px का देते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर का देता हूँ मैं ग्रीन। ये हो गया हमारा बैकग्राउंड कलर। अब हमारा जो नैव बार है ये ऐसे दिखाई दे रहा है, लेकिन नैव बार क्या होता है, कुछ एक वेबसाइट में हम स्क्रॉल करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, अपने आप फिक्स हो जाता है। एक हमारे पास होती है फिक्स्ड और एक स्टैटिक और एक स्टिकी। तो हम सबसे पहले फिक्स पोजीशन को यूज़ करेंगे। तो अब हमने फिक्स्ड पोजीशन यूज़ की तो हमारा नया बार फिक्स हो गया। बाई चांस अगर आपका ये नया बार फिक्स ना हो, आपको दिखाई ना दे, तो उसके लिए आप यहाँ पे जेड इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो और 1000 भी डाल सकते हो, ताकि वो सबसे ऊपर ही हमें दिखाई दे। बाई चांस ये आपका पीछे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नैव बार फिक्स्ड, एक जगह फिक्स है। ऐसे ही स्टिक्की को अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, पोजीशन जो हमारी स्टिक है इसको हम टॉप से भी दे देते हैं कि कितना 0, और लेफ्ट से भी 0। ठीक है, अब क्या है कि जैसे ही हम स्क्रॉल करके आप आते हैं तो हमें इसको ऐसे लग रहा है कि ये तीनों बॉक्स हैं, और जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो ये फिक्स की तरह बिहेव करता है। ये स्टैटिक और फिक्स दोनों का कम्बिनेशन होता है स्टिकी। ठीक है, जो नैव बार है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं, और जो फिक्स्ड होता है वो हम कई जगह पॉपअप वगैरह हैं उनके अंदर हम फिक्स्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्टैटिक होता है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टैटिक होता है। इसको यूज़ करें या ना करें तो भी कोई डिफरेंस नहीं। यूज हम जब करते हैं, मान लो ये हमारा यहाँ पे एब्सोल्यूट था और हमें ये फ़ोन में दिखाना है स्टैटिक, तो हम इसको जो हमारी रिस्पॉन्सिव स्क्रीन होती है वहाँ पे हम इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रिड। ठीक है, ग्रिड क्या काम करता है उसको भी देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिएगा जो ये कंटेनर है इसके अंदर हमारे पास 3-4 बॉक्स होने चाहिए, बॉक्स ही बॉक्स होने चाहिए। तो हम बॉक्स पे बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स हो गए हमारे पास। ठीक है, और हमें अब नैव टैग की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम बॉक्स वन और इनर बॉक्स को भी हटा देते हैं, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं।
क्योंकि बिना बॉर्डर के हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास कितने वो हैं बॉक्स। इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ कितना, 2px सॉलिड ब्लैक। ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया है, ठीक है। और इसकी मैं विड्थ को कर देता हूँ 200px या 400px ही कर देता हूँ मैं। और इसकी हाइट भी 400 कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सारे बॉक्स आ गए। अगर मैं डिस्प्ले इसको कर देता हूँ ग्रिड, तो हमें फ्लैक्स डायरेक्शन को मैं हटा देता हूँ, तो क्या होगा, तो भी सेम ही है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रिड टेम्पलेट, ठीक है। इसके अंदर मैं ऑटो लिख लेता हूँ। आप 1FR यूज़ कर सकते हो कि हमारे पास कितना गैप वो होना चाहिए, उसकी उस चीज़ के लिए होता है ऑटो। तो अब क्या होगा, 2 बार ऑटो यूज़ किया तो अब 2 कॉलम आ गए मेरे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3 यूज़ करता हूँ तो मेरे पास 3 कॉलम आ गए, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये अपने आप करता है 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 ऐसे बॉक्स को बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बिहेव करने लग जाता है। तो इसके अंदर मैं काउंटिंग भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, ये हमारा 6 बॉक्स है, 7 और 8 और 9, ये हमारे बॉक्स हैं। तो अब इनके अंदर काउंटिंग आ गई 1 2 3। अब हमने वहाँ पे वो लिखा था क्या, टेम्पलेट के अंदर 3 बार ऑटो लिखा था। अगर हम 4 बार लिखेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 4 कॉलम हो जाएंगे। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे आ गए और 9। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है गैप। गैप से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर गैप दे सकते हैं। कितना, मैं देता हूँ 20px। तो अब ये रो और कॉलम में गैप आ गया 20px, ठीक है। हर जगह आपको गैप दिखाई दे रहा है। ये होती है ग्रिड। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवांस सेलेक्टर। मान लो हमने कोई बॉक्स बना रखा है, क्या, इनपुट बॉक्स। इनपुट टाइप हमारा टेक्स्ट है और ये हम प्लेस होल्डर डाल लेते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है। ये हमारा हो गया प्लेस इनपुट बॉक्स। इसके अंदर हमने प्लेस होल्डर भी डाल दिया। तो एंटर योर नेम ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम जैसे सिलेक्टर यूज़ करते थे हैच और ऐसे, ऐसे ही हमारे पास एक और होता है, क्या होता है उसका नेम, ये हमें फ्लैक्स यूज़ करना था यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट तो वो तो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर हमें स्पेसिफिक किसी को देना है, इनपुट टाइप देंगे हम यहाँ पे और इक्वल टू ऐसे, और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वो इसको प्रॉपर्टी को दे सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर है वो हमारा चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे एक हमारे पास इनपुट के लिए एक सिलेक्टर होता है जो हम इनपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास लिस्ट है, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं, उनके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम है। ऐसे ही हमारे पास आइटम है 1 2, ऐसे लिख लेता हूँ मैं 3 4 और 5। तो इसको हम CSS कैसे देंगे, LI है। अगर हमें डायरेक्ट देनी हो तो उसके लिए हमारे पास होता है LI और ऐसे फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड का जो कलर है वो क्या होना चाहिए हमारा, ब्लू हो जाए, ठीक है। जो हमारा ये 1.1 लिखा हुआ है ये हो गया ब्लू। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, लास्ट चाइल्ड भी लिख सकते हैं,
लास्ट चाइल्ड है, अब हमारा लास्ट हो गया। ठीक है, अगर हमें फोर्थ थर्ड फोर्थ को देना है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास होता है nth चाइल्ड, और उसके बाद हमें यूज़ करने होते हैं पैरेंथेसिस। जो ये सर्कुलर ब्रैकेट होते हैं इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, जो ये वाले ब्रैकेट हैं इनको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसिस, और जो हमारे स्क्वायर ब्रेसिस होते हैं उनको हम स्क्वायर ब्रेसिस ही बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड को हमें ब्लू देना है, तो थर्ड लिख दिया हमने और हमारा थर्ड वाला ब्लू हो गया। ठीक है, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, थर्ड हमारा ब्लू हो गया। तो ये हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टी होती हैं एक्स्ट्रा सेलेक्टर, और भी बहुत सारे हैं, आप जाके W3S स्कूल पे जाके उसको देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास प्रोसीड्यू क्लासेस होती हैं कुछ एक, वो भी हम देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा इनपुट है उसको हम देखते हैं। इनपुट अगर हमारा फोकस पे है, अगर हम इनपुट को कोई आईडी देते हैं, इसको मैं क्लास भी दे देता हूँ, क्लास देता हूँ इनपुट। ठीक है, हम यहाँ पे क्लास में नेम भी दे सकते हैं, कुछ भी नेम रख सकते हैं हमारी मर्जी से, डॉट, और ये हमने क्लास दी है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, क्या, एक्वा। ठीक है, जैसे ही ये फोकस हो, डॉट इनपुट, जब ये फोकस हो, फोकस का मतलब ये इसके अंदर हम कुछ भी टाइप करेंगे उस टाइम पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। अब जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड कलर। तो ऐसे ही हमारे पास फोकस प्रॉपर्टी हो गई। अगर हम ऐसे ही अगर एक बटन टैग को भी बना लेते हैं, बटन टैग को मैंने बना लिया, इसके अंदर बटन लिख देता हूँ मैं, बटन का हम अच्छे से नेम लिख लेते हैं सब्सक्राइब नाउ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, ये हमारा बटन हो गया, और इस बटन को मैं डायरेक्ट एक CSS दूंगा, बटन, और इसको मैंने दे दिया क्या, बैकग्राउंड कलर ब्लू। और जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँ, माउस माउस लेके जाऊँ, तो क्या हो, इसके लिए हमारे पास होती है होवर, और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, जैसे ही मैं सब्सक्राइब पे लेके जाता हूँ इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारी क्लासेस हो गई। इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा एनिमेशन के अंदर एक पार्ट होता है ट्रांसिशन, वो भी हम यूज़ करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे होता है कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर ये अलग अलग होते हैं, कर्सर के अंदर हम पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं हमारे पास। तो हम यहाँ पे पॉइंटर यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो माउस का जो ये हाथ का आइकन आ जाता है, जो हमारा कर्सर होता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो ये हमारा कलर चेंज हो रहा है, इसके लिए हमारे पास ये बहुत फास्ट हो रहा है। तो अगर मैं ऑल पे लगाना चाहूँ या बैकग्राउंड पे अकेले पे लगाना चाहूँ तो मैं उस पर भी लगा सकता हूँ। कितने सेकंड का लगाना है, मेरे को 0.2 सेकंड का लगाना है। और ईज, उससे क्या होगा, जैसे ही हम इसके ऊपर लेके जाएंगे, जो ये पॉपअप आता है कि ब्राउज़र के अंदर कमांड वो हो जाता है, मेरा सेव 2 बार क्लिक हो जाता है। तो ये अब हम लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे हो रहा है, पहले बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर दूंगा तो कैसा होगा। और मैं बटन का साइज भी इंक्रीज कर लेता हूँ, हाइट इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ मैं, 70px कर लेता हूँ, तो फिर हमें अच्छे से दिखाई देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लेके आया, इसका मैंने 2 सेकंड कर दिया तो इसका बहुत धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है। तो ऐसे हम इसको एक एनिमेशन दे सकते हैं, ट्रांसिशन। अगर ऑल की जगह यहाँ पे हम बैकग्राउंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आप प्रॉपर्टी देख लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑल के लिए ही यूज़ करता हूँ। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो मैं ऑल में ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, जो हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी है, कुछ एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, उनको भी हम देख लेते हैं। तो इनपुट और इन चीज़ों को मैं हटा देता हूँ,
ऐसे ही हमारे पास जो ए टैग होता है उसके अंदर भी हमें लिंक जो हमारे पास होता है लिंक विजिटेड, और जो लिंक होता है उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जो ये हमारा बैकग्राउंड एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसके लिए मैं एक डिव यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर मैं यूज़ करता हूँ क्लास, और इस क्लास का मैं लिख देता हूँ बीजी बैकग्राउंड के लिए डायरेक्ट ही, और यहाँ पे डॉट बीजी। इसके अंदर हमारे पास होता है एक प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास यूआरएल, और इसके अंदर हमें लिंक देना होता है जो भी हमारी इमेज होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मेरी डायरेक्ट इमेज फेविकॉन आइकन ही हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे लोड नहीं हुई। तो अगर हम कोई और यूआरएल देखें तो अच्छी सी इमेज, तो हम इमेजेस को गूगल पे सर्च कर लेते हैं, और ये वाली इमेज मैं यूज़ कर लेता हूँ, और इसका मैं क्या करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, तो उससे हमें इस इमेज का लिंक मिल जाएगा, और मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको देखते हैं। अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि हमने इसको हाइट विड्थ नहीं दी थी। इसकी मैं हाइट दे देता हूँ 300 px, और इसको मैं विड्थ दे देता हूँ 500 px, ठीक है। अभी आपको इमेज ऐसे दिखाई दे रही है। हमें एक ऐसे चाहिए बिल्कुल सेंटर में चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज, और इसको हम कर देते हैं कवर। आप कंटेन भी कर सकते हो कवर, मैं इसको कवर ही रहने देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है बैकग्राउंड पोजीशन, और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर। तो अब हमारा, अगर हम इसको सेंटर यूज़ नहीं करते हैं तो ये हमारा पेड़ कहाँ पे दिखाई दे रहा था, ये यहाँ पे है, ठीक है। आपको इसको मैं दिखा देता हूँ कि अभी ये सेंटर में नहीं है। जैसे ही अगर हम सेंटर यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल सेंटर में चला जाता है, ठीक है। ये होती है हमारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, होती है बैकग्राउंड के लिए। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट अगर किसी इमेज को यूज़ करेंगे, इमेज के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज टैग को भी ले लेते हैं, और इसके अंदर हमें एसआरसी देना है। तो एसआरसी में वही लिंक ले लेता हूँ मैं, और अल्ट के अंदर हम टेक्स्ट देते हैं इमेज। वैसे हमें, हमारे पास लिंक है, इमेज तो आ ही जाएगी। ये हमारी इमेज आ गई है, तो इसको हम प्रॉपर्टी देते हैं डायरेक्ट इमेज टैग को। इसकी हाइट होनी चाहिए कितनी, सेम नहीं, हम थोड़ी एक्स्ट्रा कर लेते हैं, 400 px हाइट कर लेते हैं, और इसकी विड्थ कर लेते हैं हम 600 px, ठीक है। ये हो गई हमारी हाइट विड्थ। लेकिन अगर हमें इसको सेंटर वगैरह में करना है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट फिट, और यहाँ पे आप कवर, कंटेन, फिल, नन जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे कवर दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कंटेन यूज़ करोगे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंटेन में देखो ऐसी इमेज हो गई है, तो मैंने यहाँ पे कवर यूज़ कर दिया, ऑब्जेक्ट फिट कवर। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी क्या करनी है हमें, सेंटर। हमें तो बिल्कुल सेंटर में चाहिए, आप टॉप बॉटम भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे को सेंटर में चाहिए तो मैंने सेंटर कर दी है। ये हो गई हमारी इमेज प्रॉपर्टी। अब हमारे पास क्या क्या रह गया, एक रह गया हमारा ओवरफ्लो, और एक मीडिया, और एक एनिमेशन, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं। अब मीडिया के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इसको इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट कैसे करते हैं हम, या तो हम F12 से कर सकते हैं, या फिर हम राइट क्लिक करके और यहाँ पे इंस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे जैसे कि एक आपको डेस्कटॉप और मोबाइल का आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी स्क्रीन का, जैसे कि अगर आपको आईफोन की साइज़ की स्क्रीन देखनी है,
या फिर आपको पूरी यहाँ से क्लिक करके पूरा डेस्कटॉप की साइज़ पे देखना है कि मेरा कैसी दिखाई दे रही है वेबसाइट, कि मेरी वेबसाइट फ़ोन में कैसी दिखेगी, तो उसको आप देख सकते हो। अभी हम यहाँ पे फ़ोन में ओपन करें तो ये इमेज अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा यहाँ पे एक @मीडिया टैग होता है, मीडिया टैग बोलो आप, प्रॉपर्टी बोलो, ठीक है, मीडिया प्रॉपर्टी, इसके अंदर क्या करना होता है, हमें मैक्सिमम विड्थ देनी होती है, मैक्सिमम विड्थ, ठीक है। मैं दे देता हूँ कि अगर 500 px से ज़्यादा है तो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो हैश कंटेनर है इसके अंदर जो डिस्प्ले फ्लैक्स है उसकी पोजीशन होनी चाहिए, फ्लैक्स डायरेक्शन की जो हमारी है वो हमारा कॉलम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे ये दो इमेज ऐसे दिखाई देने लगे कॉलम में, और जैसे ही मैं किसी बड़ी स्क्रीन पे खोलता हूँ तो ये ऐसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे होता है, हमारा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम मीडिया टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडिया। उसके बाद हम ओवरफ्लो को पढ़ते हैं। ओवरफ्लो में क्या काम होता है तो उसको भी हम देख लेते हैं। उसको यूज़ करने के लिए हम इमेज को हटा देते हैं और डायरेक्ट ही हम कुछ बॉक्स बना लेते हैं। आईडी हम बॉक्स रख लेते हैं, हैच बॉक्स। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा हाइट विड्थ है वो 200 px ही दे देते हैं हम इसके अंदर। हाइट मैंने 200 px दे दी है और विड्थ, और इसका बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ येलो, और इसको बॉर्डर भी देते हैं हम ताकि सारे बॉक्स अलग अलग दिखाई दें। बॉर्डर मैं देता हूँ कितना, 2px सॉलिड ब्लैक, और गैप भी देते हैं हम, मार्जिन दे देते हैं इनके अंदर, मार्जिन बॉटम में कितनी, 2px, ठीक है। ये मेरा बॉक्स हो गया, एक ही बॉक्स हुआ, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब मेरे हो गए 5-6 बॉक्स, ये सारे रो में दिखाई दे रहे हैं अभी आपको, ठीक है। मैं इसको एक बार दिखाने के लिए आपको क्या करता हूँ कि मैं इसको जो डिस्प्ले फ्लैक्स हमने कर रखा है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रिमूव कर दिया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा जो कंटेनर है उसकी हाइट कितनी हो, हाइट होनी चाहिए 50 VH, ऑफ स्क्रीन की ही हाइट हो इसकी, ठीक है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्यों नहीं हुआ उसको भी हम देखते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओवरफ्लो और यहाँ पे ऑटो, ठीक है। अब क्या होगा, हमारी हाइट होगी 50 px। इसके ऊपर आके इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये अकेला स्क्रॉल होगा, हमारा जो बाहर का पेज है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इसके लिए हमें स्पेशल वो लिखना होता है ओवरफ्लो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको विड्थ को देना चाहें तो विड्थ को भी दे सकते हैं। उसके लिए हम डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें ओवरफ्लो एक्स एक्सिस देना हो, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स ऑटो स्क्रॉल भी दे सकते हैं हम, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, ये स्क्रॉल होगा इतना ही, ये हमारा एक बॉक्स हो गया अलग से। और मैं इसकी विड्थ भी देता हूँ, फिर हमें अलग से दिखाई दे जाएगा। विड्थ मैंने दे दी 500 px, ठीक है। ये हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है, ये पूरे पेज का नहीं है, सिर्फ इस बॉक्स का। इस बॉक्स के अंदर हमें स्क्रॉल बार लगाना हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे। अगर हमें वाई एक्सिस पे देना है, नहीं सॉरी, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस पे। स्क्रॉल बार हमारा एक्स एक्सिस पे हुआ ये, ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल, ठीक है। अगर हमें वाई पे देना है किसके लिए, विड्थ के लिए, तो हम स्क्रॉल वाई यूज़ करेंगे, ठीक है।
ये हो गया हमारा स्क्रॉल वाई। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करता हूँ और फिर हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके अंदर अब हमारा ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम ओवरफ्लो एक्स यूज़ करेंगे, जो हमने मिस्टेक की थी, तो वो मेरा माई बैड। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अब हमारा यहाँ पे ओवरफ्लो एक्स यूज़ किया हमने, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी विड्थ है, और इसको हम ऑटो ही कर देते हैं एक बार के लिए। तो इसके अंदर काम क्यों नहीं कर रहा, डिस्प्ले फ्लैक्स, हमारी विड्थ भी इतनी है, इसको 50% देता हूँ। सेम तरीके से हम इसको है ना दे सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको डिबग करने लगे तो हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या रह गया, एनिमेशन। तो एनिमेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एनिमेशन जो होता है वो बिल्कुल ही ईजी होता है, कोई इतना वो हार्ड प्रोसेस नहीं है। तो उसके लिए हम एक ही बॉक्स बना लेते हैं एनिमेशन के लिए। एक बॉक्स हमने बना लिया, यही हमारा बॉक्स है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे @ की फ्रेम यूज़ करेंगे। की फ्रेम, यहाँ पे आइडेंटिफायर की जगह मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मूविंग, मूव नाम से मैं एक वो बना लेता हूँ एनिमेशन। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या करना होता है, सबसे पहले जैसे ये हमारा है एनिमेशन, यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टी देनी होगी, और यहाँ पे हमें नेम देना होता है। प्रॉपर्टी हमारा क्या है, मूव। उसके बाद हमने ट्रांजिशन में दी थी सेकंड, कितने सेकंड हमारा ये चलेगा, हमारा 4 सेकंड। यहाँ पे टाइम फंक्शन होता है, इनफाइनाइट चलाना है या 1 टाइम इनिशियल चलाना आपको, मैं इनफाइनाइट कर देता हूँ। यहाँ पे डिले चाहिए, क्या चाहिए आपको, ठीक है, आप ये चीज़ें दे सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट देता हूँ, जो हमारा ईज जो इफेक्ट होता है उसकी तरह। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मूव में आते हैं। यहाँ पे हमें देनी होती है परसेंटेज, 0%। 0% का मतलब होता है जब ये एनिमेशन स्टार्ट होगा तब हमें क्या दिखाना है। ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, जैसे ही मेरा 0% हो तो उस टाइम पे ये क्या हो, ट्रांसफॉर्म, कितना, ये हो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे, ये होना चाहिए मेरा 50%। पहले 25% होगा, और इसका मैं दे देता हूँ एक और प्रॉपर्टी, कलर, बैकग्राउंड कलर है वो इसका ब्लू हो जाना चाहिए, एक्वा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 25, और यहाँ पे 25%, यहाँ पे हम 50 कर लेते हैं, और यहाँ पे हम 75 कर लेते हैं। आप चाहे डायरेक्ट 0 और 100 भी यूज़ कर सकते हो, जो आप चाहो वो उतना कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने 100% कर दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे होना चाहिए 50%, और यहाँ पे होना चाहिए 75, और यहाँ पे वापस 50 हो जाए, और यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको 0 पे ले आता हूँ। इनका कलर अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं गोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करें, व्हीट कलर हमने कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं तो ये एनिमेट कर रहा है, और इसकी जो विड्थ थी मैंने 50% दे रखी थी, मैं उसको फुल कर देता हूँ, विड्थ 100% का देता हूँ मैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे, ये एनिमेट हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम ये 50% था जो ये बॉक्स का, हम इसको यहाँ पे 25 की जगह हम 50 कर सकते थे, 100 भी कर सकते हैं, आप जो चाहो प्रॉपर्टी दे सकते हो। 100 कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 300, और यहाँ पे मैं वापस क्या कर देता हूँ, 500% कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं वापस 250%। कोई ज़रूरी नहीं आप सेम ही यूज़ करो, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50% कर देता हूँ।
फिर हम देखते हैं। आप देखेंगे पूरी स्क्रीन पे इधर से उधर मूव हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे ओपेसिटी भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ ग्रीन वाले में ना ये बिल्कुल ही ओपेसिटी इसकी कम हो जाए। मैं यहाँ पे 0.2 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो ग्रीन वाला आएगा उसके अंदर देखो इतनी बिल्कुल ही इसका कलर फेड हो गया था। मैं 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा एनिमेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे एक वेबसाइट का एक वेब पेज बनाना छोटा सा, और हम टेलविंड सीएसएस और बूटस्ट्रैप को भी देखेंगे, उनको हम कैसे यूज़ करते थे बूटस्ट्रैप को, और टेलविंड को हम यूज़ करेंगे। और इस वीडियो में जो आपने सीखा डिस्प्ले पोजीशन, आप उनसे आप अपनी वेबसाइट के अंदर बनाओ और उसको आप सेव करके ब्राउज़र में ओपन करो और उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करो और मुझे टैग करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। क्योंकि आप अगर मेरे को सोशल मीडिया पर टैग करोगे या अपने ना भी करोगे तो बेनिफिट क्या होगा, अगर आप फ्रीलांस वर्क करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट कोई रीच आउट कर सकता है, या आप कोई किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो कंपनी आपको डायरेक्ट रीच आउट करेंगी, जिससे आपकी जॉब ईजिली मिलेगी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप कोडिंग और कीप लर्निंग।